हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ओपिनियन पर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि आनुवांशिकता और वातावरण। आनुवांशिकता और वातावरण क्या है, इसका हमारे विकास पर क्या इफेक्ट पड़ता है, व्यक्तित्व से किस प्रकार जुड़ा हुआ है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। और ये आपका थर्ड टॉपिक है आपका। इससे पहले के 2 टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। पहला टॉपिक है आपका सीटेट के लिए सिलेबस में, पहला टॉपिक है आपका बाल विकास की अवधारणा या विकास की अवधारणा। सेकंड है विकास के सिद्धांत, बाल विकास के सिद्धांत, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जा सकते हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको वो मिल जाएंगे। सीटेट की थ्योरीज की एक प्लेलिस्ट अलग है, बाल विकास की थ्योरी अलग है, उसकी अलग बनी हुई है प्लेलिस्ट, ठीक है। और ये आपका थर्ड टॉपिक है आनुवांशिकता एवं वातावरण, यानी कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अब जो हमारा विकास है उसको हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों चीजें प्रभावित करती हैं। दोनों का गुणनफल है क्या है, डेवलपमेंट इजकस टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। इन दोनों का गुणनफल क्या है, आनुवांशिकता और वातावरण का गुणनफल है आपका विकास। अब विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में मैंने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, लेकिन उन कारकों में कुछ कारक आंतरिक होते हैं और कुछ कारक बाह्य होते हैं, ठीक है। तो आंतरिक कारक कौन कौन से हैं आप इनको देख लें। आंतरिक कारक में आपका वंशानुक्रम आएगा, शारीरिक जो विशेषताएं हों वो आएंगी, बुद्धि आएगी, आपकी संवेग आएंगे। यानी कि आंतरिक कारक कौन कौन से हैं जो आपके विकास को प्रभावित करते हैं, वंशानुक्रम है, शारीरिक विशेषताएं हैं, बुद्धि है, संवेग है आपके, ठीक है। एंड बाह्य कारक में कौन कौन से आएंगे जो आपके विकास को प्रभावित करेंगे, सामाजिक, आर्थिक और वातावरण। यानी कि जो समाज है आपका वो कैसा कारक है विकास को प्रभावित करने वाला, बाह्य कारक है। आर्थिक स्थिति आपकी कमजोर है, ये कैसा कारक है, बाह्य कारक है। और वातावरण कैसा है आपका, बाह्य कारक है, ठीक है, बाह्य कारक है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो आंतरिक कारक होते हैं उनको, एक सेकंड, आंतरिक कारक जो हैं इनको क्या है कि व्यक्ति बदल नहीं सकता, कुछ हद तक बदला ही ना जा सकता। लेकिन बाह्य कारक आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, आप इनको बदल सकते हैं। जैसे आप समाज की क्या स्थिति है उसको आप बदल सकते हैं, इसको आप बदल सकते हैं और अपने विकास पे जो उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है उसको बदलकर अच्छा कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आर्थिक स्थिति अगर कमजोर है तो आप पढ़िए लिखिए, अच्छे होनहार ऑफिसर बन जाइए, तो इस कारक को क्या है आप जो है रोक सकते हैं। अगर अवरोध कर रहा है ये आपके मार्ग में, आपके विकास में, तो आप इसको रोक सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छी बना सकते हैं। वातावरण, एनवायरनमेंट क्या है, इसको भी बदला जा सकता है, यानी कि कह सकते हैं कि इन तीनों कारकों को व्यक्ति बदल सकता है अपनी आवश्यकताओं के अनुसार। और आपके ये जो कारक है, जैसे आनुवांशिकता है आपकी, अब आनुवांशिकता में जो गुण आपको मिल गए वो मिल गए, आप उनको बदल नहीं सकते, ठीक है। शारीरिक स्थिति है, जैसे कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है जन्मजात अगर विकलांग है तो उसको बदला नहीं जा सकता। बुद्धि, अगर माता पिता से आपको क्या है गुण मिल गया, आपकी बुद्धि बहुत कुशाग्र है तो आपकी बुद्धि कुशाग्र ही रहेगी, ठीक है। और अगर कोई बच्चा मंद बुद्धि है तो बहुत ज्यादा प्रयास करने के बाद भी वह बच्चा क्या रहता है, मंद बुद्धि ही रहता है। संवेगों से भी विकास प्रभावित होता है। नेक्स्ट पॉइंट, तो हमने जाना कि आंतरिक कारक क्या है और बाह्य कारक क्या है। आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे आनुवांशिकता का स्वरूप। आनुवांशिकता का स्वरूप क्या है, मॉडल एंड कंसेप्ट ऑफ हेरिडिटी। तो पॉइंट्स है इसके कुछ, इनको आप देख लें। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का स्थानांतरण, यानी कि आनुवांशिकता क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में माता पिता के द्वारा जो गुण ट्रांसफर होते हैं वही आनुवांशिकता है। जैसे मान लीजिए कि किसी के माता पिता कुशाग्र बुद्धि हैं, उनका बच्चा कुशाग्र बुद्धि पैदा होगा, ये क्या है, आनुवांशिकता है। किसी के माता पिता बहुत ज्यादा गोरे हैं और उनका बच्चा भी अगर गोरा पैदा हुआ है तो ये क्या है, आनुवांशिकता से मिला गुण है, उनको आनुवांशिकता में गुण मिला है, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, यानी कि सीधी सीधी बात यह है कि जो गुण माता पिता से अपनी पीढ़ी में दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है, अपने बच्चों में जो गुण स्थानांतरण होता है वही आनुवांशिकता है। जैसे
एक एग्जाम्पल था वो वाला जिराफ वाला, जिराफ पर प्रयोग किया था ग्रेगर मेंडल ने ये कहा था कि जिराफ की जो जनजाति थी पहली, उसमें क्या थी, जिराफ की गर्दन लंबी नहीं थी। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे जब जिराफ ऊपर, जब ऊंची ऊंची जो टहनियां थी उनको खाने के लिए बार बार अपनी गर्दन को ऊपर करता था, तो क्या हुआ, धीरे धीरे ये गुण पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता गया और जिराफ की गर्दन बहुत ज्यादा लंबी हो गई। तो जिराफ की गर्दन का लंबा होना क्या है, आनुवांशिकता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हुए गुण है, स्थानांतरण हुए गुण है। एक एग्जाम्पल से और समझाऊं मैं आपको, कोई भी एग्जाम्पल से आपको समझ में आए, बस आपको समझ आना चाहिए, ये मेरा टारगेट है। जैसे आपने एक हीरो देखा होगा और उनकी मूवी भी देखी होंगी, बहुत फेमस है, ऋतिक रोशन। आपने देखा है कि ऋतिक रोशन में कुछ अलग सी चीज है, आपने देखा है, वो क्या है कि उनकी 4 उंगलियों के अलावा एक थंब होता है, हम लोगों का ज्यादातर, उनके जो थंब है ये डबल है, एक में से दूसरा थंब भी निकला हुआ है। तो ये क्या है, आनुवांशिकता है। ये क्या है, आनुवांशिकता है। जरूर उनकी पुरानी कोई पीढ़ी में ऐसा गुण देखने को मिला होगा, उनके दादा परदादा या जो भी हो उनके पूर्वज, उनमें ऐसा देखने को रहा होगा कभी किसी भी टाइम, तो उस पीढ़ी से इनमें जो गुण आया वही क्या है, आनुवांशिकता है। यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का स्थानांतरण माता पिता के थ्रू या पूर्वजों के थ्रू जो गुण बच्चों को प्राप्त होते हैं, जन्म से जन्मजात होती है ये आनुवांशिकता, वही क्या है, आनुवांशिकता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्थिर। आराम से करेंगे डिस्कशन, आपको चीजें ये कहीं पर भी मिल जाएंगी, बात होती है डिस्कशन की, बात होती है आपको कहाँ से कैसे समझ में आए। यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं और सभी लोग पढ़ाते हैं और सब अच्छा ही पढ़ाते हैं, लेकिन बात है तरीके की, किसी का तरीका कुछ है और किसी का कुछ है। बात सिर्फ तरीके की है, कोई किसी तरीके से पढ़ा देता है और कोई किसी तरीके से, सबका तरीका अलग है। बस सबसे मेन बात है कि आपको क्या समझ में आता है, किसका तरीका समझ में आता है, आपके समझने के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्थिर, और मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो, कंसेप्ट क्लियर हो, इसीलिए मैं डिस्कशन देर में करूं, देर तक करूं, लेकिन बहुत अच्छे से करने की कोशिश करती हूँ जिससे सारी चीजें आपकी क्लियर हो सकें। तो स्थिर पॉइंट का क्या मतलब है, यहाँ पर आनुवांशिकता जो है वो स्थिर होती है। जैसे कि माता पिता से किसी बच्चे को गुण मिल गया कि वो कुशाग्र बुद्धि है, तो ये स्थिर है, उसे बदला नहीं जा सकता, क्योंकि ये जन्मजात गुणों से मिला हुआ है कि वह कुशाग्र बुद्धि है। जैसे कोई किसी के माता पिता सांवले हैं और बच्चा उनका अगर सांवला पैदा होता है, या गोरे हैं गोरा पैदा होता है, तो क्या सांवले बच्चे को आप साबुन, दिन रात डब साबुन लगाकर नहलाइए, दिन रात नई नई क्रीम चेंज कीजिए, तो उसका क्या है, वो जो चीज उसे आनुवांशिकता में मिली है, सांवला रंग है जो मिला है, उसे बदला नहीं जा सकता, ये स्थिर होती है आनुवांशिकता। या कोई बच्चा गोरा है तो जन्मजात ये लक्षण है उसका, जन्मजात मिली हुई आनुवांशिकता है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते, ये एक स्थिर गुण होता है। ठीक है, अब जैसे ऋतिक रोशन वाला एग्जांपल मैंने आपको यहाँ दिया था, तो वो जो है जन्म जाता है उसको चेंज नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं किया जा सकता कि उसको एक ही बना दिया जाए, वो गुण उन्हें मिल गया तो मिल गया। बाकी सर्जरी वगैरह ये एक कृत्रिम चीजें हैं, लेकिन ये होती इस तरह आनुवांशिकता, इसे बदला नहीं जा सकता। बात करें वातावरण की, तो ये अस्थिर होता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया, इसको चेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है अपनी आवश्यकताओं, अपनी स्थिति के अकॉर्डिंग, लेकिन स्थिर होती है आनुवांशिकता, इसको बदला नहीं जा सकता। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका शारीरिक बनावटें, शारीरिक विशेषताएं। आनुवांशिकता का गुण क्या है, शारीरिक बनावटें और शारीरिक विशेषताएं। बात वही है कि किसी की हाइट अगर कम है तो वह शारीरिक बनावट है उसकी, उसको बदला नहीं जा सकता, ये आनुवांशिकता है। अगर माता पिता की हाइट कम है और बच्चे की हाइट कम रह गई तो क्या है, ये शारीरिक बनावट है जो उसे आनुवांशिकता से मिली है। शारीरिक विशेषताएं, विशेषताओं में वही पॉइंट आ जाएगा, जैसे कोई कुशाग्र बुद्धि बच्चा है या फिर किसी के माता पिता मंद बुद्धि हैं तो उनका बच्चा मंद बुद्धि पैदा हुआ, तो ये कैसी विशेषता हो गई, शारीरिक विशेषता हो गई, मानसिक विशेषता हो गई। और शारीरिक विशेषता में यही पॉइंट, हाइट कम होना, या फिर कोई बच्चा क्या होता है कि किसी के माता पिता, वही ऋतिक रोशन वाला एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, थंब का डबल होना, ये क्या है, एक आनुवांशिकता से मिली शारीरिक बनावट है। ठीक है, शारीरिक क्या है, बनावट है। या फिर जैसे कि बहुत ज्यादा थिन पेरेंट्स होते हैं, उनके बच्चे भी थिन पैदा हो जाते हैं, तो क्या है, ये आनुवांशिकता है, आनुवांशिकता में मिली शरीर की बनावट है, शरीर की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आनुवांशिकता का मूल आधार कोष यानी कि सेल।
आनुवांशिकता का मूल आधार क्या है? सेल है। जैसे कि किसी मकान को बनाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी कि सेल का हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे कोई मकान आपको बनाना है, क्या बनाना है, कोई घर बनाना है, कोई मकान बनाना है, तो उस घर या मकान को बनाने के लिए आपको ईंटों की जरूरत होती है। ठीक है, क्या जरूरत होती है? ईंटों की जरूरत होती है, सीमेंट की, मसाले की, बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। जिस तरीके से एक एक ईंट लगा लगाकर आप नींव बना देते हैं और नींव पर बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं, उसी प्रकार किसी व्यक्ति के निर्माण में सेल का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये ईंट का काम करती है। बहुत सारी ईंटों को मिलाने से जब एक मकान, एक बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, उसी तरीके से बहुत सारी सेलों को मिलाने पर एक व्यक्ति का निर्माण होता है, एक बच्चे का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण योगदान है इनका, सेल का, और ये आनुवांशिकता का मूल आधार है कोश या सेल। जैसे मकान का मूल आधार है ईंट, अगर नींव नहीं होगी, ईंट नहीं होंगी नींव में या नींव नहीं होगी तो क्या बिल्डिंग ऊपर तक खड़ी रह सकती है? नहीं रह सकती। उसी प्रकार अगर व्यक्ति में सेल नहीं होंगी, कोश नहीं होंगे, तो किसी भी व्यक्ति का निर्माण संभव नहीं है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मानव कोश में 46 गुणसूत्र और 23 जोड़े। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो मानव बार बार पूछता है सीटेट, मानव कोश में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो आपको बस ध्यान इतना रखना है कि अगर गुणसूत्र पूछे तो आपको 46 पर टिक करना है, और ये दोनों ऑप्शन रखेगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, 23 भी और 46 भी। अगर सिर्फ गुणसूत्र पूछे तो आपको 46 लगाना है, और अगर वो आपको कंफ्यूज करने के लिए युग्म शब्द दे दे, क्या दे दे? युग्म मतलब जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। और जब दो दो के जोड़े बन जाएंगे तो ये कितने रह जाएंगे? 23। तो जब भी युग्म पूछेगा तो आपको 23 बताना है, और गुणसूत्र पूछेगा तो आपको 46 बताना है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। यही है सीटेट का कमाल की वो क्वेश्चन को घुमा देता है और ऑप्शन इस तरीके के रखेगा कि आपको सारे सही लगेंगे, लेकिन आपको बेस्ट पर पहुंचना है। ये है सीटेट का जादू। ठीक है, तो आपको गुणसूत्र पूछे तो 46 बताने हैं और युग्म पूछे तो 23 बताने हैं किसी भी मानव में। ठीक है, और इससे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका युग्म से कि प्रत्येक युग्म में एक गुणसूत्र माँ से और एक पिता से होता है। यानी कि जो युग्म होते हैं, दो दो का जोड़ा हो गया, 23 युग्म हो गए। तो इसमें क्या है? एक गुणसूत्र माँ का होगा और एक पिता का होगा। और एक क्वेश्चन और पूछ लेता है सीटेट, अगर x गुण मिलते हैं, x गुणसूत्र मिलते हैं, तो बच्चा लड़की है, क्या है? बेबी गर्ल है। ठीक है, बेबी गर्ल है, यानी कि फीमेल है, और XY है तो बॉय है, यानी कि मेल है। ये आपको ध्यान रखना है। XX और XY से क्वेश्चन बार बार सीटेट पूछ लेता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। और ये आपके जो गुणसूत्र होते हैं इनको क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। अगर इसको यहाँ पर कंफ्यूज करके हिंदी में चेंज कर दे तो आप इंग्लिश में देख लेंगे कि प्रत्येक क्या है कि 46 मानव कोश में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 और 23 युग्म होते हैं। ठीक है, 23 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मोंटेग्यू और सीलफेल्ड के अनुसार। अब मोंटेग्यू और सीलफेल्ड क्या कह रहे हैं, देखिए सुनिए। प्रत्येक गुणसूत्र में 23 जीन्स होते हैं। जो ये गुणसूत्र हैं क्या है? प्रत्येक गुणसूत्र में 3000 जीन्स होते हैं। ये कह रहे हैं कि एक गुणसूत्र में 3000 जीन्स होते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जितने गुणसूत्र होते हैं, एक गुणसूत्र में बहुत सारे जीन्स होते हैं, बहुत ज्यादा जीन्स होते हैं। क्या है? काउंट नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कह सकते 2, 4, 6 बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन मोंटेग्यू और सीलफेल्ड ने क्या माना है कि प्रत्येक गुणसूत्र में 3000 जीन्स होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक गुणसूत्र को बनाने के लिए कितने जीन्स लग रहे हैं? 3000 अगर लग रहे हैं तो 46 गुणसूत्रों के लिए कितने जीन्स होंगे, और 23 युग्म में कितने जीन्स होंगे। और सारा कमाल, सारा खेल जीन्स का होता है। आनुवांशिकता के लिए महत्वपूर्ण है जीन्स, यानी कि माता पिता से जो जीन्स मिलते हैं, जो जीन्स मिलकर क्या है? एक प्राणी का, एक जीव का निर्माण होता है जीन्स के थ्रू। जीन्स जब मिलते हैं पेरेंट्स के, माँ के और पिता के, तब एक बच्चा जो है गर्भ धारण करता है और उसके बाद में एक बच्चे का जन्म होता है। यानी कि प्रत्येक गुणसूत्र में 3000 जीन्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका यहाँ पर
ये आनुवांशिकता का प्रभाव है, आनुवांशिकता का क्या है, प्रभाव, ठीक है, इफेक्ट एनवायरनमेंट का। तो कहाँ कहाँ देखने को मिल जाएगा आपको, शारीरिक, बौद्धिक, वही बात है, वही सब चीज जो हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। शारीरिक बनावटें, शारीरिक विशेषताएं शारीरिक प्रभाव में आ जाएंगी, शरीर पर जो प्रभाव पड़ेगा वो शारीरिक प्रभाव है, और जो मानसिक चीजें हैं, बुद्धि से रिलेटेड है, वो बौद्धिक प्रभाव है। आगे बढ़ेंगे, पॉइंट्स हैं, कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, ये अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से वो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। वी.एन. झा की एक बार आपसे परिभाषा पूछ ली गई है, ठीक है, और जेम्स ड्रेवर की भी कई बार पूछ लेता है सीटेट, इसलिए जो मुझे इम्पोर्टेंट लगी वो मैं आपके लिए लेकर आई। बाकी पढ़ने के लिए बहुत सारी हैं बुक्स में, आप पढ़ते रहें, रटते रहें, रट्टाफिकेशन लगाते रहें, उससे कोई मतलब नहीं है। जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं आप उनको देख लें। वी.एन. झा ने क्या कहा है आनुवांशिकता के बारे में, तो व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का योग, इन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति है उसकी जन्मजात विशेषताओं का योग ही क्या है, आनुवांशिकता है। जो जन्म से विशेषताएं बच्चे को मिली, व्यक्ति को मिली, वही क्या है, आनुवांशिकता है। अब पी जिसबर्ट क्या कहते हैं, इनकी स्टेटमेंट देखेंगे आप। पी जिसबर्ट ने कहा है जैविकीय अथवा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का हस्तांतरण, यानी कि जैविकीय, बायोटिक एंड मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल जो विशेषताएं होती हैं उनका स्थानांतरण ही क्या है, आनुवांशिकता है, इनके अकॉर्डिंग, पी जिसबर्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर इन्होंने क्या कहा है, शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का हस्तांतरण ही क्या है आपका, आनुवांशिकता है। यानी कि वही बात, शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का हस्तांतरण, यानी कि शारीरिक और मानसिक से, बौद्धिक से रिलेटेड, बुद्धि से रिलेटेड जो आपके गुण होते हैं, विशेषताएं होती हैं, उनका हस्तांतरण ही, उनका ट्रांसफर ही अपने बच्चों के लिए, दूसरी पीढ़ी के लिए क्या है, आनुवांशिकता है। तो आनुवांशिकता हमारा यहाँ पर क्लियर होता है। आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो आप बताएंगे, और डिस्कस करते हैं वातावरण के बारे में। तो वातावरण क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आनुवांशिकता से जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते थे, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बार बार पूछा जाता है, गुणसूत्र और युग्म से, ये आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में, आपको डेफिनेशन देख लेनी है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है आपका। और एक ये पॉइंट है आपको ध्यान रखना है कि आनुवांशिकता स्थिर होती है, ये सीटेट ने कई बार पूछा है कि आनुवांशिकता कैसी प्रक्रिया है, तो ये एक स्थिर प्रक्रिया है, आप इसको अस्थिर नहीं कर देना, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट यहाँ से 2-3 नंबर का आपसे पूछ लेता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इसको और स्थिर, और ये डेफिनेशन आपको ध्यान रख लेनी है। और एक ये पॉइंट है एक्स और वाई वाला, एक्स होगा तो बेबी लड़की होगी, बेबी गर्ल होगी, और एक्स वाई होंगे तो बेबी बॉय यानी कि मेल होगा। तो बात करते हैं अब वातावरण के बारे में। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। आनुवांशिकता हमने डिस्कस की, आनुवांशिकता को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं वातावरण के बारे में, ठीक है। तो वातावरण क्या है, वातावरण को सबसे पहले जान लेते हैं कि वातावरण है क्या। वातावरण या पर्यावरण, ठीक है, वातावरण या पर्यावरण दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, सिनोनिम है, एक ही अर्थ है दोनों का। वातावरण कहो या पर्यावरण कहो, जैसे आपने वो सुना होगा ना, चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। वैसे ही यहाँ पर चाहे पर्यावरण कहो चाहे वातावरण कहो, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो आप पर्यावरण कहें या वातावरण कहें, बात एक ही है। तो बात करते हैं कि पर्यावरण है क्या, वातावरण है क्या। तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण। परि धन आवरण बराबर क्या है, पर्यावरण। 2 शब्दों का मेल है, परि धन आवरण बराबर पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण। एंजॉय के साथ में पढ़ो, कोई अपने मन पर एक बोझ लेकर ना पढ़े, पढ़ाई को बोझ ना समझे, पढ़ाई को एक जिम्मेदारी की तरह करेंगे तो बहुत मजा आएगा। इंटरेस्ट के साथ में पढ़िए, खुश रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, तब जाकर चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। दुखी होकर या फिर ये सोचकर अरे सीटेट का तो बहुत सिलेबस है, कैसे कंप्लीट होगा, कुछ नहीं है सीटेट का सिलेबस, कुछ भी नहीं है। ये सोचो कि कुछ नहीं है, आपकी एबिलिटी, आपकी योग्यता, आपकी क्षमता के सामने कुछ नहीं है सीटेट का सिलेबस। आप सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। तो जानते हैं पर्यावरण को। पर्यावरण बहुत ही सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाऊंगी पर्यावरण है क्या, आप कभी नहीं भूलेंगे एक बार पढ़ने के बाद।
पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण बराबर पर्यावरण। ठीक है, संधि तो पढ़ी होंगी, परि प्लस आवरण बराबर पर्यावरण। तो परि का अर्थ होता है चारों ओर, ठीक है, चारों ओर, और आवरण का अर्थ होता है घेरा। क्या होता है? घेरा। ठीक है, आवरण का अर्थ क्या होता है? घेरा, रोल होता है, सर्कल होता है ना, घेरा। ठीक है, तो पर्यावरण का क्या अर्थ हो गया? चारों ओर से घेरा हुआ, यानी कि कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई चीज है, कोई व्यक्ति है, उसको चारों ओर से जिन चीजों ने घेरा हुआ है वही क्या है? पर्यावरण है। हमारे चारों ओर का जो परिवेश है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, हवा, सूर्य, चंद्रमा, ये सारी चीजें क्या है? हमारा पर्यावरण है। ठीक है, क्या है? पर्यावरण है। तो इनसे मिलकर क्या बना है? पर्यावरण बना है, यानी कि हमारे चारों ओर की जो चीजें हैं, जो घेरा है, जैसे मान लीजिए कि ये है मनुष्य, क्या है? ये मनुष्य है, मेन है, और इसके चारों ओर जो ये घेरा है, ये क्या है? आपका पर्यावरण है। ठीक है, क्या है? पर्यावरण है, और ये आपका मनुष्य है। और आपको मैंने एक थियरी कराई थी, क्षेत्रवाद सिद्धांत, फील्ड थ्योरी, जो किसने दी? कुर्ट लेविन ने दी। उन्होंने भी यही कहा कि जो मनुष्य है वो अपने पर्यावरण से, अपने चारों ओर जो घेरा है, उससे निरंतर जीवन भर संघर्ष करता रहता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो वो क्या है? उनकी फील्ड थ्योरी है, यानी कि अपने फील्ड में जीवन भर संघर्ष करता है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। यही क्षेत्रवाद का सिद्धांत है। आपका रिवीजन भी हो गया होगा। कितने इंटरेस्ट आता है, कितना पढ़ने पढ़ाने में। मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में अगर कोई सरल चीज है, सबसे सरल चीज है, तो वो है पढ़ना और पढ़ाना। पढ़ना सबसे सरल चीज है। अगर आप एंजॉय के साथ में पढ़ेंगे तो आपको इस दुनिया में पढ़ने से अच्छी, अधिगम से अच्छा, सीखने से अच्छा कुछ लगेगा ही नहीं। जीवन भर सीखता है व्यक्ति, लेकिन यहाँ जो आप पढ़ते हो, जो कंपटीशन के लिए आप पढ़ते हो, बुक्स को आप पढ़ते हो, उसको क्या है? बोझ समझ लेते हो, जिसकी वजह से आपको क्या लगता है? अरे पढ़ना तो बहुत ज़्यादा बेकार है, बहुत कठिन है, कब पीछा छूटेगा, कब सक्सेस मिलेगी। और मैं आपसे ये कहती हूँ कि अगर आपको सक्सेस मिल भी जाए, मेरी प्रे है, आई विश कि आपको सक्सेस जल्दी से जल्दी मिले, लेकिन आपको सक्सेस भी मिल जाए, फिर भी आप अपनी किताबों से नाता मत तोड़िएगा, क्योंकि ये एक सच्चे जीवन साथी हैं, इनसे बढ़कर कोई सच्चा नहीं है इस दुनिया में। तो आप किताबों से जुड़े रहिएगा। पढ़ना बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी हैबिट होती है पढ़ना। हमें पढ़ते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए हमेशा। तो पर्यावरण क्या है? हमारे चारों ओर का घेरा है। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं पर्यावरण के जो प्रमुख कारक हैं, वातावरण के प्रमुख कारक हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो वातावरण संबंधी कारक, अब ये मैंने जो आपके सामने रखे हैं, ये प्रमुख कारक हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, भौतिक कारक। ठीक है, भौतिक कारक को क्या है? आपके पर्यावरण को किस तरीके से प्रभावित करते हैं? ये प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, प्रभावित किस तरीके से करते हैं व्यक्ति को, ये आप देखेंगे। तो भौतिक कारण, फिजिकल फैक्टर्स किस तरीके से प्रभावित करते हैं? जैसे आपने देखा होगा कि जो अंग्रेज लोग होते हैं वो क्या है? बहुत ज्यादा गोरे होते हैं, या फिर उनको छोड़ो, खैर दूसरा एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि ठंडे एरिया में, यानी कि जहाँ सर्दी ज्यादा होती है, ठंडे एरिया में रहने वाले लोग, ठंडे क्षेत्र में रहने वाले लोग गोरे, सुडौल, स्वस्थ, और उनका क्या है? बौद्धिक क्षमता भी अधिक होती है, और उनमें धैर्य भी अधिक पाया जाता है। ऐसा पढ़ा है मैंने, और आप भी पढ़ लेना, कहीं पर भी मिल जाएगा आपको कि ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले लोग कैसे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले लोग गोरे, उनका क्या है? स्वास्थ्य अच्छा रहता है, सुडौल रहते हैं, और उनका धैर्य भी अच्छा रहता है। ठीक है, और वहीं पर कंपेयर करें अगर गर्मी में या गर्म क्षेत्र में रहने वाले लोग, गर्म क्षेत्र में रहने वाले लोग कैसे मिलेंगे आपको? काले व्यक्ति होंगे, ठीक है, चिड़चिड़े टाइप के होंगे, और उनका व्यवहार आक्रामक होगा। ठीक है, तो वातावरण का, हमारे वातावरण में यानी कि भौतिक स्थिति का, हमारे फिजिकल फैक्टर्स का क्या इफेक्ट पड़ता है? इफेक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा कि ठंडे एरिया में रहने वाले लोग अलग टाइप के हो गए और गर्म एरिया में रहने वाले लोग अलग टाइप के हो गए? तो ये एक इफेक्ट है या नहीं? और हमारे देश की ये विशेषता है, हमारा देश जो है सबसे ज्यादा बेमिसाल है, सबसे प्यारा है हमारा देश, क्योंकि हमारे देश में आपको ठंड, जो मौसम मिलता है, ठंड भी मिलती है, गर्मी भी मिलती है, बरसात भी मिलती है। इस तरीके का मौसम अन्य देशों में देखने को आपको बहुत कम मिलेगा या नहीं मिलता है।
जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो बहुत गर्म है, और हमारे देश में गर्मी भी है, सर्दी भी है, बरसात भी है, मौसम चेंज होते रहते हैं हमारे देश में। तो हमारे देश में सभी तरीके के लोग देखने को आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो भौतिक कारक फिजिकल फैक्टर क्या हैं, ये इस तरीके से प्रभावित करते हैं कि कोई अगर किसी वातावरण में अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो वहाँ के लोग सुडौल, स्वस्थ, अधिक बुद्धिमान होते हैं, और कह सकते हैं कि धैर्यवान भी अधिक होते हैं इनकी अपेक्षा जो गर्म क्षेत्र में रहते हैं। और गर्म क्षेत्र में रहने वाले लोग गुस्से वाले, आक्रामक व्यवहार वाले, थोड़े काले टाइप के, और क्या होता है, चिड़चिड़े टाइप के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक कारण, सोशल फैक्टर। सामाजिक कारक क्या है, सोशल फैक्टर्स क्या है। कोई व्यक्ति, बच्चा अगर समाज में रहता है, आप रह रहे हैं, हम रह रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा कारक है ये व्यक्ति के विकास को प्रभावित करने में या व्यक्ति को प्रभावित करने में। समाज बहुत बड़ी भूमिका निभाता है किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में। ठीक है, तो समाज में हमारे में सामाजिक रहन सहन क्या है, हमारा संस्कृति क्या है, हमारी क्या है, समाज में रहन सहन, खान पीन, सभी तरीके की चीज़ें इंक्लूड होती हैं। जैसे हम कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, ये सब चीज़ें मायने करती हैं, ये सब चीज़ें इफेक्ट प्रभावित करती हैं बच्चे के या व्यक्ति के व्यक्तित्व को, उसके विकास को। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सांस्कृतिक कारक, कल्चरल फैक्टर्स। ठीक है, अब सांस्कृतिक कारक कैसे कैसे प्रभावित करते हैं व्यक्ति को या उसके विकास को। हमारी संस्कृति में क्या है, बहुत सारे परंपराएं होती हैं। अगर परंपराएं अच्छी हैं, ठीक है, परंपराएं क्या है, सटीक हैं, अच्छी हैं, तो उनका अच्छा प्रभाव पड़ता है। और कुछ परंपराएं अगर रूढ़िबद्ध हैं, रूढ़िवादिता वाली परंपराएं हैं, ढकोसले हैं, तो वो क्या है, गलत इफेक्ट डालती हैं हमारे विकास पर और व्यक्ति के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव डालती हैं सांस्कृतिक कारक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक कारक, इकोनॉमिकल फैक्टर्स। अब ये कैसे प्रभावित करता है, देखिए किसी के घर का क्या है, जो है आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, आर्थिक स्थिति ठीक होती है, तो वहाँ पर विकास भी बहुत ज़्यादा अच्छा मिल जाता है, ठीक स्तर में आपको मिल जाएगा। क्योंकि जो आपकी फाइनेंशियल चीज़ें होती हैं, आर्थिक स्थिति होती है, अर्थ मतलब धन, अर्थ मतलब धन, अर्थ का मतलब क्या है, धन। यहाँ से आपको एक चीज और पता लग गई, अगर हिंदी में आपसे पूछ लिया जाए कि अर्थ का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है धन। ठीक है, धन। तो धन से क्या है, जरूरी नहीं है कि कुछ वस्तुएं ही खरीदी जाएं, भौतिक चीजें ही खरीदी जाएं। धन से आप बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं, खाने पीने से संबंधित। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आपका जो है विकास अच्छा होगा, क्योंकि जिस घर में आर्थिक स्थिति सही होती है वहाँ खाने पीने की चीजें, संतुलित आहार में बच्चों को मिलती हैं, तो उनका विकास क्या है, बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। जब शारीरिक विकास अच्छा हो जाएगा, खाना पीना अच्छा मिलेगा, संतुलित आहार मिलेगा, तो उनका क्या है, शारीरिक विकास अच्छा होगा। जब शारीरिक विकास अच्छा होगा तो मानसिक विकास भी अच्छा ही होगा। आपने देखा होगा कि जो गरीब लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा लोअर फैमिली से होते हैं, तो उनमें क्या है, हीन भावना पैदा हो जाती है। और ज़्यादातर बहुत लोग ऐसे होते हैं, अगर चोर बन जाते हैं कुछ बच्चे, बहुत छोटी उम्र में कोई बच्चा चोरी कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि उसकी गरीबी ने उसे चोर बना दिया हो, उसकी मजबूरी बन गई हो चोर बनना। क्योंकि जब इंसान भूखा होता है तो वो किसी भी हद तक गुजर सकता है, भुखमरी बहुत बुरी चीज होती है। अब जैसे हमारे देश में कोविड-19 चल रहा है, कोरोना वायरस, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि देश में भुखमरी फैलेगी, और भुखमरी फैलेगी तो क्या बढ़ेगा, चोरी डकैती, इस तरीके की हरकतें होंगी, इस तरीके की चीजें देश में देखने को मिलेंगी। इसलिए इस स्थिति को बहुत जल्दी सुधार करने की जरूरत है। अगर ये ज़्यादा टाइम तक बना रहा तो देश में बेरोजगारी फैल जाएगी, और बेरोजगारी फिर गरीबी, भुखमरी का कारण बनेगी। ठीक है, तो आर्थिक स्थिति प्रभावित करती है पूरी बहुत तरीके से, बहुत हद तक हमारे क्या है, व्यक्तित्व को, हमारे विकास को। ठीक है, आर्थिक स्थिति बहुत जो अधिक प्रभावित करती है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से प्रभावित करती है। जैसे एक एग्जांपल और मैं देती हूँ कि कोई जो बच्चा होता है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जो आतंकवादी होते हैं, कोई बच्चा, कोई भी जन्म से आतंकवादी पैदा नहीं होता, कोई भी व्यक्ति जन्म से आतंकवादी पैदा नहीं होता। उसकी परिस्थितियाँ कई परसेंट, 50% ऐसा हो सकता है कि उसकी परिस्थितियों ने उसे आतंकवादी बना दिया, या उसे चोर बना दिया, उसे डकैत बना दिया। तो उसकी परिस्थितियां यानी कि स्थिति, उसकी आर्थिक स्थिति डिपेंड करती है, तो ये बहुत हद तक प्रभावित करता है। अगर उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती तो उसे क्या जरूरत थी कि वो चोर बनता या आतंकवादी बनता। तो प्रभावित करती है हमारे विकास को, आप समझ गए होंगे, उम्मीद है मुझे। नेक्स्ट है आपकी कुछ स्टेटमेंट है जो आपकी पूछ ली जाती हैं।
आनुवांशिकता की स्टेटमेंट मैंने आपको बताई और वातावरण की कुछ स्टेटमेंट है, और इसमें जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो आपकी वुडवर्थ महाशय की है स्टेटमेंट। वुडवर्थ की स्टेटमेंट कई बार पूछी गई है स्टेटमेंट, और अभी मैं उम्मीद करती हूँ कि यहीं से आपकी इन तीनों में से कोई एक आपके एग्जाम में फंस जाए, इन्हीं में से अगर आए तो डिस्कस कर लेते हैं। जिसबर्ड की है स्टेटमेंट, जो किसी व्यक्ति को घेर कर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है, यानी कि कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, इसको घेर कर, इसको क्या है, घेर लिया है चीजों ने, वस्तुओं ने, क्या है, वातावरण ने, और इसको घेर कर इस पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डाल रही हैं चीजें, तो वही क्या है, वही चीजें क्या है, वातावरण है। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति पर प्रभाव डालती हैं, वही क्या है, वातावरण है। तो आपको इतना ध्यान रखना है बस कि जिसबर्ड ने ये कहा है कि व्यक्ति को प्रत्यक्ष प्रभावित करे, व्यक्ति को कैसे प्रभावित करे, प्रत्यक्ष प्रभावित करे, वही क्या है, वातावरण है। नेक्स्ट आपकी स्टेटमेंट है वुडवर्थ की, वह सभी तत्व जिन्होंने व्यक्ति को जन्म प्रारंभ करने के समय से प्रभावित किया है। इनकी स्टेटमेंट बहुत ही दमदार है और कई बार एग्जाम में पूछी गई है और इस बार भी पूछे जाने के चांसेस हैं। जैसे कोई बच्चे ने जन्म लिया, ठीक है, बच्चे ने जन्म लिया और बच्चा पैदा हुआ, बच्चे को पैदा होते ही क्या है, वातावरण ने घेर लिया, प्रभावित कर दिया। जन्म के समय से ही, जब बच्चे ने जन्म जीवन का प्रारंभ किया, तभी से ही जिन चीजों ने बच्चे को घेरा वही क्या है, वातावरण है। जन्म लिया, डॉक्टर्स मिले या माता पिता मिले, घर परिवार मिला, क्या है, खाने पीने की वस्तुएं मिली, ठीक है, वातावरण क्या है, जिन चीजों ने बच्चे को जन्म के समय से अब तक प्रभावित किया और प्रभावित करती रहेंगी, वही वातावरण है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, अब आप ध्यान रखेंगे, वुडवर्थ महाशय ने ये कहा है कि बच्चे का जब जन्म हुआ और तब से ही उसे चीजों ने प्रभावित किया, वही वातावरण है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है सीसी पार्क की। अब सीसी पार्क क्या कह रहे हैं, मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा हुआ है, यानी कि कोई मनुष्य है किसी विशेष स्थान पर और किसी विशेष परिस्थिति से घिरा हुआ है, वही क्या है, वातावरण है, उसका क्या है, वातावरण है। ये नहीं कह देते कि कोई, अगर किसी बच्चे में अच्छी हैबिट आप देखते हैं, तो क्या कहते हैं, यार उसका वातावरण अच्छा है, इसलिए वहां वो बच्चा इस तरीके की एक्टिविटी करता है। जैसे वातावरण और प्रभावित, पूरी वातावरण और आपके आनुवांशिकता ही प्रभावित करती है बच्चों को पूरी तरह से, और है डेवलपमेंट इज टू, मैंने आपको बताया, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये ध्यान रखना है आपको, इन दोनों का गुणनफल है या इन दोनों की अंतःक्रिया है। कोई बच्चा अगर बहुत ज्यादा विकसित हो चुका है तो उसका वातावरण और उसकी आनुवांशिकता उसमें भूमिका निभाती है, और बहुत हद तक वातावरण की भूमिका इसमें होती है। इसीलिए वॉटसन ने, व्यवहारवादी वॉटसन ने, एक सेकंड में इसको इरेज कर देती हूँ, बहुत ज्यादा हो गया। व्यवहारवादी जो वॉटसन है हमारे, उन्होंने क्या कहा, व्यवहारवादी वॉटसन ने ये कहा कि मुझे कोई भी एक बच्चा दे दो और मैं उस बच्चे को जो चाहे वो बना सकता हूँ, चोर, डकैत, ठग, और उसको अच्छा नागरिक जो चाहे वो बना सकता हूँ, इंजीनियर, ठीक है, उसको कुछ भी बना सकता हूँ, उन्होंने ये कहा। वॉटसन ने क्या कहा, और वॉटसन क्या है, एक व्यवहारवादी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, व्यवहारवादी वॉटसन, इन्होंने कहा कि मुझे कोई भी एक बच्चा दे दो और मैं उसे जो चाहे वो बना सकता हूँ, चोर, डकैत, इंजीनियर, डॉक्टर, ठीक है, कुछ भी बना सकता हूँ। क्यों कह दिया, किस बेस पर कह दिया इन्होंने, वातावरण का बच्चे पर सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है, प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। ये जिसबर्ड जी कह रहे हैं कि जो वस्तु को घेर कर उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है, यानी कि ये बच्चा है और इस पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा वातावरण का, इसीलिए वॉटसन महाशय ने कह दिया कि आप मुझे कोई एक बच्चा दे दो, मैं उसे जो चाहे वो बना सकता हूँ। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। आज हमने डिस्कस किया है आनुवांशिकता और वातावरण को, ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है और आपका थर्ड टॉपिक है, ठीक है। तो आपको अगर सेशन पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कर दें अपने मित्रों के साथ में और लाइक मार दें। एक लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता, बट हमारा मनोबल बढ़ता है, और अपने मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर आए हैं पहली बार तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आपको टॉपिक समझ में आया हो, चीजें समझ में आई हो तो हमें कमेंट करके बताएं कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, आज का सेशन कैसा लगा। आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें और राधे राधे बोल कर जाएं। टेक केयर।